मैंने हाल ही में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और विज्ञान साइंस में मेरी रुचि के चलते मुझे मेडिकल फील्ड में करियर बनाने की प्रेरणा मिली। मेरा नाम आदित्य वर्मा है और मैं सेंट्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ का छात्र हूँ। फाइनल ईयर की ट्रेनिंग के लिए मुझे सिटी हॉस्पिटल शहर में भेजा गया। यह अस्पताल पुराना था और शहर के बीचों बीच स्थित था। मुझे ट्रेनिंग के पहले ही दिन सीनियर स्टाफ ने बताया कि इस अस्पताल के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। लोगों का कहना था कि रात के समय यहां अजीब अजीब चीजें होती हैं। मैं इन बातों को केवल अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया करता था। ट्रेनिंग के दौरान मेरे सीनियर डॉक्टरों ने मुझे नाइट शिफ्ट करने को कहा ताकि मैं इमरजेंसी केस को संभालना सीख सकूं। यह मेरी पहली रात थी और मैं इमरजेंसी वार्ड में अकेला था। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था, सिर्फ वार्ड की घड़ी की टिक टिक और मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात करीब 11 बजे अस्पताल में एक एम्बुलेंस आई। उसमें एक लड़की का शव लाया गया था। मुझे जानकारी दी गई कि यह एक अज्ञात मामला था और पुलिस इसकी जांच कर रही थी। मैं शव को मोर्चरी तक ले जाने में मदद करने वाला था। लड़की के शव को देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह लगभग 20 से 22 साल की लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रही हो। मोर्चरी के अंदर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने शव को टेबल पर रखा और उसे कवर करने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान और डर का नतीजा मानकर नजरअंदाज किया और वापस इमरजेंसी वार्ड में चला गया। लेकिन उस रात का सन्नाटा सामान्य नहीं था। हर घंटे कोई ना कोई अजीब घटना हो रही थी। दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, लाइट्स का झपकना और कोने से आती फुसफुसाने की आवाजें। रात के करीब 2 बजे मैंने देखा कि मोर्चरी के बाहर की लाइट लगातार जल बुझ रही थी। यह बात अजीब थी क्योंकि बाकी अस्पताल की लाइट्स ठीक काम कर रही थी। मैं हिम्मत करके वहां गया, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी नजरें दरवाजे से हटा ली और वापस मुड़ने ही वाला था कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं जैसे ही पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका मेरे कानों से टकराया और किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे अकेला मत छोड़ो। उस आवाज ने मेरे पैरों को जैसे जड़ बना दिया। मैं वापस इमरजेंसी वार्ड में भागा और पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर वह क्या था। अगली सुबह मेरे सीनियर ने पूछा कि मेरी पहली नाइट कैसी रही। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। वह लड़की कौन थी, उसकी मौत कैसे हुई और उस रात जो भी हुआ उसका जवाब मेरे पास नहीं था। अगले दिन मेरी सुबह तो सामान्य तरीके से शुरू हुई, लेकिन पिछली रात के अजीब अनुभवों ने मेरे दिमाग में जगह बना ली थी। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी थकावट और डर का नतीजा था। मैंने खुद को समझाया कि एक विज्ञान के छात्र के रूप में मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उस दिन मेरे सीनियर डॉक्टर ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी, रात के समय मोर्चरी में रखे गए शवों की देखरेख और रिपोर्ट तैयार करना। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। पिछली रात की घटना मेरे जहन में ताज़ा थी, लेकिन मैं ये काम मना नहीं कर सकता था। रात 10 बजे का समय था। अस्पताल धीरे धीरे खाली हो गया। अब सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ और मैं ही वहां थे। मुझे मोर्चरी में जाना था, जहां पिछली रात वह लड़की का शव रखा गया था। मेरी हिम्मत डगमगा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं मोर्चरी में पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की ठंडी हवा मेरे कानों में कोई गुप्त बात फुसफुसा रही हो। मैंने लड़की का शव देखा। वह वैसे ही रखा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और वह मुझे देख रही थी। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की। तभी मुझे मोर्चरी के कोने से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे नाम से बुला रहा हो। आदित्य। आवाज इतनी धीमी थी कि मैंने इसे हवा का शोर समझा। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक मोर्चरी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि यह शायद कोई सहकर्मी होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। मैंने वापस अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो वहां एक टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं।
ये चूड़ियां कहां से आईं? यहां कोई और तो नहीं था? मैंने चूड़ियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और वापस काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन तभी मोर्चरी के अंदर रखे शवों के बीच से हलचल की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे चल रहा है। मैंने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। लड़की का शव जिस टेबल पर रखा था वह थोड़ा खिसक चुका था। अब उसकी हालत और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है या कुछ और। तभी मुझे फिर से वही लड़की की आवाज सुनाई दी, आदित्य, मुझे यहां से बाहर ले चलो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भागते हुए मोर्चरी से बाहर निकल आया और सीधे अपने सीनियर के पास गया। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। रात 10 बजे का समय था। अस्पताल धीरे धीरे खाली हो गया। अब सिर्फ इमरजेंसी स्टाफ और मैं ही वहां थे। मुझे मोर्चरी में जाना था, जहां पिछली रात वह लड़की का शव रखा गया था। मेरी हिम्मत डगमगा रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कमरे की तरफ बढ़ा। जब मैं मोर्चरी में पहुंचा तो वहां अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की ठंडी हवा मेरे कानों में कोई गुप्त बात फुसफुसा रही हो। मैंने लड़की का शव देखा। वो वैसे ही रखा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं और वह मुझे देख रही थी। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की। तभी मुझे मोर्चरी के कोने से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे नाम से बुला रहा हो, आदित्य। आवाज इतनी धीमी थी कि मैंने इसे हवा का शोर समझा। रात के 12 बज चुके थे। मैं अपने डेस्क पर बैठा था, तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। अचानक मोर्चरी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि यह शायद कोई सहकर्मी होगा, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। मैंने वापस अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पैरों के पास कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने नीचे देखा तो वहां एक टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। ये देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। ये चूड़ियां कहां से आईं? यहां कोई और तो नहीं था? मैंने चूड़ियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की और वापस काम पर ध्यान देने लगा। लेकिन तभी मोर्चरी के अंदर रखे शवों के बीच से हलचल की आवाज सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे चल रहा है। मैंने हिम्मत करके आवाज की दिशा में देखा। लड़की का शव जिस टेबल पर रखा था वह थोड़ा खिसक चुका था। अब उसकी हालत और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है या कुछ और। तभी मुझे फिर से वही लड़की की आवाज सुनाई दी, आदित्य, मुझे यहां से बाहर ले चलो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं भागते हुए मोर्चरी से बाहर निकल आया और सीधे अपने सीनियर के पास गया। उन्होंने मेरी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका। उस रात के बाद मैंने अस्पताल के बाकी स्टाफ से बात करने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यह सब मेरा वहम है, तो कुछ ने इशारों में बताया कि इस अस्पताल में पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। रात का वह डर अब मेरी हकीकत बन चुका था। मुझे पता था कि उस लड़की की आत्मा कुछ कहना चाहती है, लेकिन क्या? यह सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा था। उस रात के अनुभव के बाद मेरे भीतर डर और बेचैनी का अजीब सा मिश्रण बना रहा। मैंने अपने सीनियर्स से छुट्टी की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने इसे केवल मेरा तनाव समझकर मना कर दिया। मुझे फिर से रात की शिफ्ट पर भेज दिया गया। रात के करीब 10 बजे मैं मोर्चरी की तरफ बढ़ रहा था। पूरे अस्पताल में सन्नाटा था। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मोर्चरी के पास पहुंचते ही वह ठंडक फिर से महसूस हुई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे आसपास है। मैंने अंदर घुसकर टेबल पर रखे शवों की स्थिति जांचनी शुरू की। लड़की का शव वहीं रखा था, लेकिन आज उसकी स्थिति बदली हुई थी। उसके चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही थी और उसके हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो चुकी थीं, जैसे वह कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने जैसे ही उसे देखा, मेरे कानों में अचानक से कान फोड़ू चीख सुनाई दी। मैं डरकर पीछे हट गया। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में गूंज रही थी, मुझे न्याय चाहिए। उसके बाद कमरे में अजीब सी हरकतें होने लगीं। दीवार पर लगे बल्ब तेजी से झपकने लगे। मैंने देखा कि लड़की का शव धीरे धीरे टेबल पर खिसक रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैं बाहर भागने के बजाय रुक गया। मैंने लड़की के शव को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तभी मोर्चरी के कोने से एक भारी फाइल नीचे गिरने की आवाज आई। मैंने देखा कि फाइल वहीं की थी जिसमें हाल ही में अस्पताल में लाए गए अज्ञात शवों की जानकारी थी। मैंने उस फाइल को उठाया और लड़की की जानकारी ढूंढने लगा। फाइल में लिखा था नाम, अज्ञात उम्र, 22 वर्ष, लिंग, महिला, मौत का कारण दम घुटना, संभवतः हत्या, स्थान शहर का पुराना बस अड्डा। यह पढ़ते ही मुझे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य मामला नहीं था। इस लड़की की मौत स्वाभाविक नहीं थी, यह हत्या थी और शायद यही कारण था कि उसकी आत्मा अभी भी शांति में नहीं थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तभी मैंने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मुझे इंसाफ चाहिए आदित्य। यह देखकर मैं पूरी तरह से डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की का मुझसे क्या संबंध है और वह मुझसे क्यों मदद मांग रही है। रात भर मैं मोर्चरी में बैठा रहा। उस लड़की की आत्मा का दर्द मेरी आंखों के सामने था। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे लगने लगा कि अब इस मामले की गहराई में जाना मेरी जिम्मेदारी है। सुबह होते ही मैंने शहर की पुलिस से संपर्क किया और उन्हें फाइल के बारे में बताया। पुलिस ने मुझे गंभीरता से सुना और कहा कि यह मामला अब तक अनसुलझा था, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वह आत्मा सिर्फ न्याय चाहती थी और अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो वह मुझे चैन से जीने नहीं देगी। पुलिस को मामले की जानकारी देने के बाद भी मेरे दिल में बेचैनी बनी हुई थी। मुझे लग रहा था कि यह केस मेरे सामने किसी कारण से आया है। उस रात जब मैं फिर से अस्पताल गया तो वातावरण पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। रात के 11 बज चुके थे। मैं इमरजेंसी वार्ड में बैठा रिपोर्ट्स चेक कर रहा था कि अचानक लाइट झपकने लगी। मैंने ध्यान दिया कि मोर्चरी की तरफ से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद यह कोई स्टाफ होगा, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मोर्चरी में घुसते ही वह ठंडी हवा का झोंका फिर से महसूस हुआ। कमरे में अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। लड़की का शव अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां सीधी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह इशारे से मुझे बुला रही हो। मैंने डरते हुए उसके पास जाकर देखा। तभी मुझे उसकी चादर के नीचे एक छोटा सा कागज मिला। कागज पर खून से कुछ लिखा था, बस अड्डे पर जाओ, वहां मेरा सच मिलेगा। मैंने जल्दी से कागज को जेब में रखा और तुरंत बाहर निकल आया। मैंने अपने सीनियर को बताया कि मुझे कुछ जरूरी काम है और अस्पताल से निकलने की अनुमति मांगी। उन्होंने कुछ देर सवाल किए, लेकिन मुझे जाने दिया। रात के 1 बजे मैं शहर के पुराने बस अड्डे पर पहुंचा। वहां का नजारा बिल्कुल वीरान था। बसें खड़ी थीं, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अचानक मुझे वहीं फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, इधर आओ आदित्य। उस आवाज का पीछा करते हुए मैं अड्डे के पीछे एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां एक पुराना टूटा फूटा कमरा था। कमरे के अंदर अजीब सी गंध थी। मैंने देखा कि कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, यहां मेरी हत्या हुई थी। यह देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई तो जमीन पर टूटे कांच, चूड़ियां और एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से सब चीजों की तस्वीरें ली। तभी कमरे में एक झटका महसूस हुआ, जैसे कोई जोर से दरवाजा बंद कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़की का अक्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिल को सजा दिलाओ। ये कहते ही वह अक्स गायब हो गया और कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मैं बाहर भागा और सीधे पुलिस स्टेशन गया। मैंने पुलिस को वह कागज, तस्वीरें और सबूत सौंपे। पुलिस ने उस पुराने बस अड्डे पर जांच शुरू की। वहां से उन्हें और भी सबूत मिले जो साबित करते थे कि लड़की की हत्या वहीं हुई थी। अब यह मामला पुलिस की तहकीकात में था, लेकिन मेरे लिए यह डरावनी घटनाओं का अंत नहीं था। अस्पताल में लौटने पर मुझे लगा कि वह आत्मा अभी भी मेरे आसपास है। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे सपने में वही लड़की दिखाई दी। उसने कहा, सच के करीब हो, लेकिन अंत अभी बाकी है। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि उस लड़की की आत्मा तब तक मुझे चैन से नहीं रहने देगी जब तक कि उसे पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता। मैंने पुलिस से जुड़ी हर नई जानकारी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे इस केस की तह तक पहुंच रहे थे। तीसरे दिन पुलिस ने मुझे बुलाया।
उन्होंने बताया कि बस अड्डे पर मिले सबूतों के आधार पर उन्होंने लड़की की हत्या के संदिग्ध का पता लगा लिया था। संदिग्ध का नाम रवि शर्मा था, जो एक स्थानीय व्यक्ति था और अड्डे पर छोटी मोटी दुकानों का काम करता था। रवि को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने उस लड़की की हत्या की थी। उसकी कबूलनामा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वह लड़की उसका पीछा करने से मना कर रही थी। एक दिन उसने गुस्से में उसका गला घोंट दिया और शव को बस अड्डे के कमरे में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के कारणों का पता चलने के बावजूद मैं उस आत्मा की शांति को महसूस नहीं कर पा रहा था। उस रात जब मैं मोर्चरी में रिपोर्ट लिख रहा था, मुझे वही लड़की का अक्स फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, आदित्य, तुमने मुझे इंसाफ दिलाने में मदद की। अब मैं शांति से जा सकती हूं। उसके शब्दों से मेरा दिल भर आया। वह धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई। कमरे में एक अजीब सी गर्मी और सुकून का एहसास हुआ। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अस्पताल का माहौल अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। अगले दिन मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और अस्पताल से विदा लिया। सिटी हॉस्पिटल से जाते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा और महसूस किया कि वह आत्मा अब इस दुनिया से मुक्त हो चुकी थी। उस घटना ने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। मैं अब न केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल था, बल्कि मैंने यह भी सीखा कि कभी कभी विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच का संतुलन हमें बड़े रहस्यों का सामना करने में मदद करता है। यह अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेगा। उस लड़की की कहानी ने मुझे सिखाया कि सच को सामने लाना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी अजीब और डरावनी क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।